तो ये वीडियो इस चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को मत देखना, बाद में तुम आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये स्पेशली वीडियो 9th और 10th के लिए होने वाली है, जिसमें मैं उर्दू में बिल्कुल प्रॉपर सुकून से बात करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में बात करेंगे। एंड इसमें कोई पार्ट्स वगैरह नहीं होने वाले जिसमें कोई भी मतलब ये पार्ट यहाँ पे ये वहाँ पे है। इसमें हम पूरी एक इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2024 में, जब मैं 9th क्लास में आया था, तो उस टाइम पे जो ही मैं 9th क्लास में आया, सबसे पहला जो मुझे डर लगा था वो था उर्दू के बारे में। एंड उर्दू के बारे में ढूंढ के मैं यूट्यूब पे देखता था। यूट्यूब में क्या होता था, कोई टीचर होता था, ये वाला पेपर देखो अच्छे बच्चे का है, इस जैसा करोगे तो आपके 75 नंबर आएंगे। यार ये क्या बात हुई, खुद समझाओ ना कैसे करना है क्या करना है। बस वो कोई पेपर दिखा देते, ये बोर्ड के बच्चे का पेपर है, इसको देख लो। एंड मुझे नहीं लगता वो कोई बोर्ड के बच्चे का पेपर होता, वो तो अपनी क्लास के बच्चे का उठा के ले आते थे। तो मैं बड़ा परेशान होता यार, कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई मतलब कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। तो मैं यूट्यूब पे कोई प्रॉपर वीडियो थी ही नहीं, लिटरली नेवर एवर। 11th-12th के लिए कोई ठीक है एक डिसेंट वीडियो थी, लेकिन 9th-10th के लिए कोई वीडियो ही नहीं थी। और इवन तो 10 से ज़्यादा टीचर से बात करने के बाद, कई हज़ारों वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पर उर्दू के रिलेटेड मुझे कुछ पता चला। एंड मैंने उनको अपने पेपर में फॉलो किया एंड मेरे बोर्ड्स में 75 मार्क्स आए। बिलीव करना है करो मत करो, मैं यहाँ पे रिजल्ट डाल दूंगा, ठीक है, उसे देख सकते हो। देखो सबसे पहले जो कुछ मैं बताऊंगा, जो नोट्स, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो नोट्स मैं फॉलो करता हूँ, या फिर जो चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर कमेंट बॉक्स खोलो, उनमें पिन कमेंट दिखेगा, वहाँ पे तुम्हें नोट्स या फिर जो भी ऐप वगैरह मैं बताऊंगा उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब वो कहाँ यूज़ करनी है, कैसे कैसे यूज़ करनी है, ये मैं तुम्हें वीडियो में बताता हूँ। तो ये वीडियो 9th और 10th दोनों के लिए होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे वीडियो में बताता जाऊँगा तो तुम्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आती जाएगी, ठीक है, कि एक्चुअली में करना क्या है। तो मैं क्या करूँगा, साइड पे एक फ़ोटो वगैरह चिपका डालूंगा, ठीक है, वैसे तुम देख सकते हो। और ये जो फ़ोटो वगैरह साथ में चलेगी उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिलेगा। तो सबसे पहला पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, एंड इसमें होते हैं आई थिंक 10 नंबर। एंड 10 नंबर जो होते हैं वहीं तुम्हारे सबसे पहले नंबर होते हैं, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो MCQs का पार्ट है ना, उस पर एक अलग 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, तो वो बहुत लेंथी वीडियो बनेगी। तो MCQs का पोर्शन अभी के लिए स्किप कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो और तो तुम कमेंट कर देना, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप की। तो चलो देखो, सबसे पहला होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें कैसे करने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहला होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा सवाल नंबर, एंड देन 2 कॉलम लगा के नीचे आपको लिखना पड़ता है 0 4। अब ये चीज़ कंपलसरी है भाई, हर एक पार्ट में तुम्हें ऐसे ही लिखना है सवाल नंबर एंड देन। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है मुख्तसर सवालात के जवाबात। अब ये लाइन लिखनी है, एंड इस लाइन को तुम सेंटर में लिखोगे, थोड़ा सा इधर से फासला छोड़ के, थोड़ा इधर से छोड़ के। अब यहाँ पे मैं एक तस्वीर लगा ही दूंगा, ठीक है, तुम वैसे देख सकते हो। और ये जो फोटो लग रही है साथ में, इसका भी लिंक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुम इसको डाउनलोड करके बाद में चेकआउट कर सकते हो। अब तुम्हें ये वीडियो जब देखनी है तो साथ में तुम्हें एक पेन और एक नोटबुक लेके रहनी है, ठीक है, और उसमें तुम्हें जो कुछ मैं बताऊं वो नोट करते जाना है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो के बाद उसकी समरी वो तुम्हें खुद बनानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वहीं तुम्हें लाइन लिखनी है मुख्तसर सवालात के जवाब। एंड अब देखो, अब तुम्हें पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखना है। आई थिंक वहाँ पे 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5 करने होते हैं, तो तुम वहाँ पे 7 लगा लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। अगर 1-2 गलत भी हो गया तुम्हें एक्स्ट्रा के मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब 7 कैसे आते हैं, वो कोई प्रॉपर स्कीम नहीं होती कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो वो अपनी मर्जी से देते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक 2 नज़म से देते हैं, गज़ल से देते हैं, और 5 सबक में से देते हैं ना। तो तुम्हें इनके हिसाब से चलना है। अगर तुम बिल्कुल नज़म और गज़ल के पार्ट को स्किप भी कर दो और सारे सबक के भी पढ़ के चले जाओ, तब भी तुम्हारे 10 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि तुमने वहाँ से पढ़ लिया है। लेकिन तुम्हें सारे अटेम्प्ट करने चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि अगर कोई गलत हो गया, ठीक है, मतलब ये गलत हो गया, तो आगे आके तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा किया हुआ है। तो अब देखो, अब तुम्हें पहला नंबर देना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मार्कर कौन सा यूज़ करना है। तुम्हें यूज़ करना है 605 मार्कर। एंड पेन कुछ ये मैं अभी करंटली पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, ये मुझे दोस्त ने दिया था। एंड वो वाला पेन चूज़ करो जो बहुत फास्ट लिखता हो, ठीक है, क्योंकि राइटिंग बनाना भी है और हमें फास्ट भी लिखना है। तो चलो, तो सबसे पहले तुम्हें नंबर 1 देना है पॉइंट, एंड मार्कर से दोगे। अब आता है रियल खेल। अब देखो, जो शॉर्ट क्वेश्चन तुम
कर रहे हो। अब इस वीडियो में जो भी कुछ बताऊंगा ना वो 9th और 10th दोनों के लिए। तो मैंने एक ऐसा सबक चूज़ किया है जो दोनों में है, ठीक है। 9th के लिए मैं नाम दियो माली एंड 10th क्लास में भी है, तो आई थिंक दोनों में है। तो मैंने यही सबक चूज़ किया। अब देखो, इवन दो समझो कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, नाम दियो माली की मौत का सबब क्या था। अब देखो तुम्हें लिखना क्या है, अब तुम्हें एक हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे, बहुत ही अजीब लिखता है और इसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हुए, फिर उसका जवाब अलग से लिखोगे तुम। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल से एक छोटी सी हेडिंग डालनी है, मौत का सबब, जिससे चेकर को ये पता चल जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। एंड हो सकता है वो बस क्वेश्चन को पढ़े एंड आंसर ना पढ़ ले, एंड इससे तुम्हारा क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है उसकी समरी अपने माइंड में बना ली, इसकी क्या हो सकती है। जैसे मैंने कहा मौत का सबब, अब मौत का सबब लिखने के बाद तुम्हें 2 कॉलम लगा देने हैं, ठीक है। एंड फिर एक, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है तुम्हारा आंसर। अब आंसर तुम्हें 4 लाइनों तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आंसर याद कहाँ से करना है ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अब आंसर 4 लाइनों तक तो होना ही चाहिए। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मौत का सबब क्या बना था। एक दिन शहद की मक्खियों की यूरेश होती है, सब माली भागकर छुप जाते हैं, लेकिन वो अपने काम में मगन रहता है। फिर उसको मक्खियों ने इतना काटा वो बेदम हो गया एंड आखिर में उसने दम दे दिया। तो यही है एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसे 3 से 4 लाइनों में ले जाना है। अब जो मैंने बोला था कि तुम नोटबुक और पेन लेके आओ, वहाँ पे पहला लिखो स्पीड मैटर्स, ठीक है। अब तुम लिखो कि तुम्हें 4 लाइनें लिखने में कितना टाइम लग सकता है। अब ये तुम वीडियो के बाद करना, ठीक है। अब वहाँ पे तुम ये लिख लो कि मुझे एक पेज या फिर 4 लाइनें, हाँ 4 लाइनें कर लो, 4 लाइनें लिखने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये तुम पहला पॉइंट उस नोटबुक में लगा लो। अब ये तुम एंड में देखना। अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें 4 लाइनें लिखने में 1 मिनट लग रहा है, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, तब तुम ये हेडिंग्स मत दो। हेडिंग से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बस हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है वो तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा कर दे, तो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तुम्हें हेडिंग देनी है तो दे लो, नहीं देनी तो मत दो। तो देखो, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है, अगर तुम 4 लाइनें 1 मिनट से पहले लिख रहे हो, ठीक है, तब तुम हेडिंग दे सकते हो मार्कर वाली जो मैंने कहा है। लेकिन अगर तुम 4 लाइनें 1 मिनट में लिख रहे हो, 1 मिनट बहुत बड़ी चीज़ है, तो तुम ना वो जो मार्कर की हेडिंग है वो मत दो, बस डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो एंड 4 लाइनों तक जाना, ज़्यादा मत लिखना। अब इसी तरह पहला शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे दूसरे नंबर की हेडिंग दोगे, फिर वहीं उसकी एक समरी बना लेनी है, ठीक है। ये इस पार्ट की, ठीक है, कि इसकी समरी क्या है, इस जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेट्स सपोज अपने आप से मैं बना के देता हूँ, कायदे आज़म कब पैदा हुए थे, ठीक है। अब तुम पूरा लिखोगे कायदे आज़म कब पैदा हुए थे, नहीं, इतना बड़ा है, तो तुम सिंपल लिख लो पैदाइश, बस, या लिखो पैदाइश कायदे आज़म, फिर 2 वो डॉट लगाओगे कॉलम वाले, एंड उसके बाद सिंपल से आंसर लिखो, सिंपल से आंसर 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुआ था। एंड बस, इसके ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। एंड आई थिंक 2 घंटे 30 मिनट होते हैं, 2.5 घंटे हो जाते हैं, एंड MCQs के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा पार्ट कवर करना और इतने कम टाइम में बहुत बड़ी बात है। उसमें तुम्हारी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे 2 घंटे 30 मिनट बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे पता भी नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है टाइम। तो दूसरे नंबर पे तुम्हें ऐसा लिख लेना है, ठीक है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसकी समरी बना के कॉलम लगा के, एंड जितना तुम करना चाहते हो। अब फिर इसे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जैसे मैंने कहा 7 तक तो एटलीस्ट लेकर जाना, ठीक है। 7 अगर तुम कर लेते हो, 2 गलत भी हो गए, फिर भी तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है या फिर तुम समझते हो कि तुम जल्दी लिख सकते हो, तब तुम 8 तक ले जाना। अब याद कहाँ से करने हैं, तो मैं कहाँ से याद करता था, मैं अपने बुक से याद करता था। लेट्स से, अब देखो मौत का सबब क्या बना था, नाम दियो माली का। अब तुम बुक खोलो एंड बुक के लास्ट वाले उसमें जाओ, पेज में, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या तो तुम वहीं के वहीं लिख दो, एंड ये कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता भाई। इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तुमने बुक से याद किया है। या फिर तुम जो भी हेल्पिंग बुक यूज़ करो उसको खोलो एंड वहाँ पे पढ़ो, एक बार पढ़ो एंड एक बार बुक को पढ़ो, कौन सा ऑथेंटिक लगेगा, बुक वाला ऑब्वियसली, तो तुम बुक वाले से पढ़ लो। लेकिन क्या होता है, कभी पे बुक्स वाला जो होता है बहुत छोटा आंसर देता है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग बुक वाला एक्सप्लेन करके देता है। तब तुम अपनी मर्जी से देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं नहीं बता सकता यार तुम कौन सा करो, क्योंकि इतने सारे सबक है, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं वहाँ पे उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें यही प्रेफर करूंगा कि जो तुम्हारी हेल्पिंग बुक है वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, और जो तुम्हारी बुक है वहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। तो जो पसंद हो वो लिख लेना। मैं हेल्पिंग बुक से याद किया करता था, बुक से भी थोड़ा सा देख लेता था, थोड़ा वहाँ से जब भी जो भी मुझे याद आता था वो मैं लिख देता था। इसी तरह तुम्हारा पहला पॉइंट जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला वो कंप्लीट हो गया है। एंड आई डोंट थिंक सो मैंने इसमें कोई
पार्ट छोड़ा है। तो देखो पहला पॉइंट या फिर पहला पार्ट ऑफ द वीडियो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके साथ इसका फोटो लग रहा होगा एंड इनका लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में। अब हमारे पास है नेक्स्ट। अब तुम जैसे मैं तरतीब बता रहा हूँ इस तरह भी रख सकते हो और अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तफहीम इबारत वाला। अब ये क्या चीज़ है, इसमें लाइक तुम्हारे पास एक पैराग्राफ होता है एंड उसके बाद नीचे उनके क्वेश्चन पूछे गए होते हैं एंड तुम्हें उनके आंसर करने होते हैं। ये 9th और 10th दोनों में इन्वॉल्व होता है और 10 नंबर का होता है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम्हें बस आंसर देख के लिखने होते हैं जो पैराग्राफ में है। लेकिन कुछ पैराग्राफ होते हैं जिनमें आंसर नहीं लिखे होते, उनको 1 या 2 ही होते हैं, उसको तुम्हें याद करना पड़ता है, वो आते भी नहीं है, ठीक है। तो तफहीम इबारत कैसे लिखते हैं, पहले तुम लिखोगे सवाल नंबर 7 ही होता है, ठीक है। ये कंपल्सरी चीज़ें अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। उसके बाद आता है तुम्हें हेडिंग देनी है तफहीम इबारत की, फिर तुम 2 कॉलम के वो जो सिंबल हैं उनके लगाओगे एंड फिर ना तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 जो ऐसे 1 होता है, फिर इधर से ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अब ये सजावट नहीं करनी होती क्योंकि तुम्हें पेपर पे फोकस करना है, सजावट पे नहीं, ठीक है। उसके बाद ना अब मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से बनाया है, ये कोई भी तफहीम इबारत नहीं है, ठीक है। लाइक मैंने इसकी फिर से वही शॉर्ट फॉर्म बनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फातिमा जिन्ना को मादर मिलत का लक़ब मिला, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो मादर मिलत का लक़ब किसे मिला था, तो तुम्हें ऐसा पूरा नहीं लिखने ना मादर मिलत का लक़ब किसे मिला था, जस्ट सिंपल से मादर मिलत एंड देन उसके बाद तुम 2 कॉलम लगाओगे एंड उस कॉलम के नीचे हिस्से ही तुम स्टार्ट कर दोगे मादर मिलत का लक़ब फातिमा जिन्ना को मिला था जो कायद आज़म की बहन थी। अब ये आंसर जो है तुम्हें कहाँ से याद करने हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, जो पैराग्राफ दिया गया है उसे पढ़ोगे एंड वहीं से आंसर निकल आते हैं। या फिर तुम्हारी हेल्पिंग बुक होती है, वो अलग से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो वो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन डालती है, दिमाग ख़राब हो जाता है उसे पढ़ के। तो मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा उस पैराग्राफ को पढ़ो एंड उस पैराग्राफ के अंदर तुम्हें आंसर मिल जाता है एंड उस आंसर को तुम देखो एंड वैसे ही लिखो। एंड इसकी अगर मैं लेंथ की बात रखूँ, ठीक है, तुम्हें लेंथ कितनी रखनी चाहिए, तो 3 लाइन तो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत। 1 लाइन कम है, 2 से 3 लाइन इनफ है भाई, इससे ज़्यादा मत जाओ। उसके बाद तुम दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे दूसरा लिखोगे, फिर उसकी एक शॉर्ट समरी बनाओगे, ठीक है। कायद आज़म की बहन का नाम क्या था, अब तुम्हें पूरा नहीं लिखने की जरूरत क्या नाम था, तो सिंपल लिखो बहन का नाम, ठीक है। एंड इसको चेकर को बताना है हमें भाई कि ऐसा है, उसके लिए हमें जितना ज़्यादा आसानी करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और अगर हम इतना बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे वो बेचारा पढ़ के पागल हो जाएगा। तो सिंपल से लिखो, जो भी उसकी समरी तुमने शॉर्ट क्वेश्चन की माइंड में बनाई है उसकी हेडिंग दो, 2 कॉलम डालो एंड उसका आंसर लिखो। इसी तरह तीसरा में चलोगे, इसी तरह चौथा लिखोगे, इसी तरह 5वां लिखोगे। वहाँ पे 5 ही होते हैं, कोई चॉइस वगैरह नहीं होती, वैसा ही तुम 5 ही करोगे एंड एक पेज में आई थिंक ये कंप्लीट ही हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। तो अगर तुम इसे कंप्लीट कर रहे हो 5 शॉर्ट क्वेश्चन को, तो इसमें 10 नंबर मिल गया। तो इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा वो परफेक्शन की हिट नहीं करेगी, बट हाँ तुम्हें इतने मार्क्स दे जाएंगे अगर तुम्हारे सारे एमसीक्यूज ठीक है, 74, 73, 70 प्लस, ठीक है, 70 प्लस तो आ ही जाएंगे। और एक चीज़ जो है चेकर पे भी डिपेंड करता है, जो चेकर है वो आपका अच्छा आया है या फिर नहीं, तो ये तुम्हारी किस्मत है, जो तुम्हारी फेट है। तो देखो अब यहाँ पे तुम्हें 20 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो चुके हैं। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो 9th और 10th दोनों में इन्वॉल्व है, वो है खुलासा। अब सबक का खुलासा, अब इसे कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले तुम लिखोगे सवाल नंबर 3, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें लिखना होता है सबक का उन्वान, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जो मैंने पहले भी कभी बताई थी, लेकिन अब दोबारा बताऊंगा। नीचे तुम्हें लिखना है मुसन्निफ का नाम, ठीक है, उसके नीचे होता है माखुज। अब जो माखुज होता है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तुम मत करो, क्योंकि अगर तुम लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई नंबर उसके अच्छा नहीं मिलते। लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगे, ठीक है, अगर तुम लिखोगे उसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें गलत लिख दिया, ठीक है, तो उसका नंबर कट जाएगा। तो यही तो गंदी बात है, अगर तुम लिख रहे हो तो उसका कोई नंबर नहीं है, अगर गलत लिख रहे हो तो उसका नंबर काट देंगे। तो तुम मत लिखो, क्योंकि अगर तुम्हें भूल गया या फिर तुम्हें 50-50 है कि पता नहीं ठीक होगा या फिर नहीं, तो तुम उसको छोड़ दो। अब तुम्हें जो सबक के उन्वान, मुसन्निफ का नाम और खुलासा के सामने कॉलम डालना है वो एकदम बराबर हो, बिल्कुल बराबर, ऐसे ऊपर नीचे जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जैसा कि तुम फोटो में देख लेना। एंड सबक का नाम जो माली, मुसन्निफ का नाम मौलवी अब्दुल हक। एंड ये चीज़ तो भाई बहुत ज़रूरी है, ये जो ऊपर की हेडिंग है, क्योंकि सबसे पहले
जो चेकर होता है वो इन चीज़ों को पढ़ता है। एंड अब तुम्हें खुलासा स्टार्ट करना है। अब खुलासे में नंबर कैसे लाने हैं और इसकी लेंथ क्या रखनी है, इसमें पूरा डिटेल बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो का 3rd पार्ट है। अब देखो, सबसे पहले जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए वो फर्स्ट इंप्रेशन। अब फर्स्ट लाइन को बिल्कुल अपने आप से नहीं बनाना, बुक खोलो और बुक में देखो कि पहला लाइन क्या लिखा गया, वैसी की वैसी कॉपी पेस्ट कर दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कॉपी के पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ना, देव माली राबिया दुरानी औरंगाबाद के एक बाग का माली था। ठीक है, यहाँ पे थी लिख दिया मैंने, था। अब ये लाइन मैंने बिल्कुल कॉपी की है बुक से। ठीक है, उसके बाद तुम्हें इसकी लेंथ क्या रखनी है ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो उसके बाद तुम ऐसे समरी लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पूरे सबक की समरी लिखनी होती है और इसकी लेंथ तुम्हें 2 पेज से ज़्यादा नहीं जानी पड़ती। ठीक है, 2 पेज भी बहुत ज़्यादा है। अब इसकी लेंथ कैसे रखनी है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो उसके बाद तुम्हें ऐसे जब तुम्हारी बात खत्म हो जाए, तुम्हें लग रहा है जैसे एक ड्रामे में होता है, एक सीन शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक नया सीन शुरू हो जाता है। ठीक है, लाइक हीरो आ जाता है, उसके बाद हीरो मर गया तो उसके बाद एक नया सीन शुरू होता है। ठीक है, इस तरह अगर इसमें एक सीन खत्म हो गया, ठीक है, कि पौधे जो हैं उसके खराब हो गए, तो अब एक नया सीन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें एक नया पैराग्राफ बनना चाहिए। और पैराग्राफ कैसे बनेगा, जैसे तुमने स्टार्ट किया था फर्स्ट में, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में, वैसे ही तुम उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे अगर तुमने स्टार्ट किया था खुलासे के नीचे, एंड बिल्कुल यहाँ पे न्यू पैराग्राफ बनेगा ऐसे एकदम नीचे। ठीक है, इस तरह 3 से 4 पैराग्राफ बनाओगे। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं। अब तुम अपना सबक खोलो, जो भी तुम खुलासा जिसका लिख रहे हो, अब उसकी लेंथ देखो कि उसकी लेंथ जो है उस पूरे सबक की कितनी है। अगर उसकी सबक की 3 पेजेस हैं तो उसका 1 पेज का खुलासा बनेगा, 1 पेज का। ठीक है, थ्योरी की 1 पेज का बात कर रहा हूँ इन हेडिंग्स को छोड़कर। तो अगर वो जो सबक है वो 6 क्या कहते हैं पेजेस का है, तो तुम उसके 2 पेज लिख लोगे खुलासे में। एंड इसी तरह ही करना होता है। ठीक है, तो इसका जो मैं बता रहा हूँ नाम देव माली का, इसका आई थिंक 3.5 या 4 पेज थे। तो तुम्हें इसके 1.5 पेज लिखना है। एंड 1.5 पेज में जो तुम्हारी अब लास्ट लाइन होनी चाहिए वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट बुक की। अब इससे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, कि अब तुम यहाँ पे देख लो, पेज ज़ात का तो ढेर था लेकिन अच्छे शरीफों से अच्छा था। ये एक ऐसी लाइन है जो पूरे सबक की एकदम एंड कर रही है, इख्तिताम कर रही है। जैसे एक ड्रामा होता है, वहाँ पे एंडिंग जो होती है वो सबसे इमोशनल होती है। तो इसकी जो एंडिंग बनानी है वो तुम्हें अपने आप से नहीं बनानी, या फिर बिल्कुल अपनी मर्जी से कहीं पे भी एंड नहीं कर देना। क्योंकि जैसे एक ड्रामा चल रहा होता है टीवी में, उसकी बीच में एंडिंग नहीं कर देते, बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ स्पेशल होता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एक ऐसी स्पेशल लाइन लिखनी होती है जिससे चक्कर इंप्रेस हो जाए तुमसे। तो तुम्हें हर सबक के एंड में जाना है एंड वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि इसकी जो है स्पेशल लाइन क्या है। ठीक है, तो इसकी स्पेशल लाइन जो भी होगी उसको तुम्हें लिख देना है। एंड यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है कि 3 पेज का 1 पेज बनाना है तुम्हें। एंड अगर 10 पेज है, ठीक है, तो तुम उसके 3 पेज बनाओगे। अगर 12 पेज है तुम उसके 4 पेज बनाओगे। तो तुम्हें 3 पेज का 1 पेज बना देना है। एंड ये है मैक्सिमम, मिनिमम भी जा सकते हो, इससे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मैक्सिमम इतना ही, इससे ज़्यादा मत जाना क्योंकि बहुत दिमाग खो। जैसा कि मैंने कहा, इसको बस इतना ही कहना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं करना, बस तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ा लेना है ताकि तुम इसको कंप्लीट कर लोगे, फिर तुम आगे चलोगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट के थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल देता होगा। एंड यहीं पे ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके मार्क्स कट कर जाते हैं। मतलब 2 तशरीह हैं 10 नंबर की, 2 तशरीह लिटरली। एंड आई थिंक 9th क्लास के लिए अब ये 1 हो चुकी है जिसके 10 नंबर होंगे। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है सवाल नंबर जो कि मैंने बताया, तशरीहात की तुम्हें हेडिंग दे देनी है। ठीक है, अब तशरीहात की हेडिंग देने के बाद यहाँ पे मैंने भूल की है, वो है कॉलम को बराबर ना करना, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कॉलम डालना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है हवाला है मतन। तो देखो, हवाला है मतन क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में तुम बता रहे हो उसका हवाला देना है। ठीक है, मतन का। तो उसके बाद तुम्हें क्या लेना है, 2 कॉलम लगाने हैं जो कि मैंने बराबर नहीं किए, तो तुम्हें बराबर कर लेना है। उसके बाद आता है सबक का उन्वान, जो कि नाम देव माली मैंने दोबारा से लिया क्योंकि कंबाइन है ना 9th 10th के लिए। उसके बाद है मुसन्निफ का नाम, मौलवी अब्दुल हक डालेंगे। एंड माखुज़, जो कि तुम्हारी अपनी चॉइस है, जैसे मैंने बताया तुम्हारे नंबर काट सकता है। अगर तुमने सही लिखा है तो कोई नंबर नहीं है, अगर तुमने गलत लिख दिया है तो उसका नंबर कट जाएगा। तो इससे अच्छा लिखो ही मत, उसका नहीं कटता कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मानी। अब मानी कैसे होते हैं कि अगर तुम 9th का पहली बार दे रहे हो तो तुम्हें नहीं पता होगा कि वहाँ पे ना कोई भी
ठीक है, तशरीह दी होगी, उसके तशरीह करनी होगी, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके ऊपर एक लाइन मार दी गई होगी, ठीक है, उस लाइन के मानी लिखने होते हैं, जिस वर्ड पे भी लाइन लगी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये पार्ट खाली छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हारा कोई भी हो सकता है। अब मानी कैसे लिखने होते हैं, मानी कहाँ पे होते हैं, कहाँ से याद करने होते हैं। वैसे तो देखो कॉमन सेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ कि इसका मानी क्या हो सकता है पैराग्राफ की मुनासबत से, ठीक है, या फिर तुम्हें उस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो तुम अपने हेल्पिंग बुक खोलो और कोई भी सबक है उस पर तुम खोलोगे ना, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें मानी खुद से करना है, इतना टाइम नहीं ज़ाया करना, तो सबसे सिंपल मानी क्या बनेगा तुम खुद सोचो, ठीक है, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम देखो मानी इसका क्या हो सकता है, तो वहीं तुम्हें मानी मिलेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट तशरीहात का। अब ये जो सबक का नाम है, मुसन्निफ का नाम, इसका 1 नंबर होता है, एंड जो मानी लिख रहा हो आई थिंक इसके 2 नंबर होते हैं, ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ से होते हैं, 2 नंबर होते हैं तशरीहात के। अब तशरीहात की लेंथ कितनी रखनी है, बीच में शेर कहाँ से लाने हैं, कॉल कहाँ से लाने हैं, तारुफ कहाँ से लाना है, ये मैं तुम्हें अब बताता हूँ। अब स्टार्टिंग है, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर तुम एक्चुअली में थोड़े हाई स्टैंडर्ड स्टोर करना चाहते हो मार्क्स, या फिर बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट रहना चाहते हो, तो तुम्हें पैराग्राफ स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन का लिखना पड़ेगा। अब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट तुम्हें फोटो में दिख रहा होगा। अब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कहाँ से आएगा, अब तुम लिंक जैसा मैंने कहा था लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या फिर पिन बॉक्स में, तुम उसको ओपन करना, एंड जो तुम ओपन करोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आई थिंक नोट्स का नाम दे दूंगा मैं ऐसे, तो वहाँ पे ओपन करोगे तो हर सबक का क्लास 10th के लिए, ठीक है, 9th का मैंने अभी तक नहीं किया है डिज़ाइन, ठीक है। अब 9th का कहाँ से आएगा, ये है सही लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि आई डोंट नो 9th का स्टूडेंट देख रहा है या फिर नहीं। अगर तुम देख रहे हो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए बनाऊंगा, ठीक है, या फिर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 10th के लिए तुम्हें हर सबक का मिल जाएगा, ठीक है। अब वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हें डालना है नहीं डालना, अगर डालना है तो अच्छी बात है, नहीं डालना तो तुम डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे जो नाम दो मानी है, ये खाका है। अब खाका क्या होती है, एक सिंफ होता है। अब यहीं पे खाका अंग्रेजी लफ्ज़ का उर्दू तर्जमा है जिसके मानी ढांचा, कालिब या मसूदा तैयार के हैं, असली ज़बान। आगे देखो ये सारा जो है पैराग्राफ मैंने कहाँ से लिया है, वो नोट्स मेरे पास हैं जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, उसको चेकआउट कर लेना। अब मूव करते हैं तशरीहात की तरफ। अब तशरीहात जो है वो कहाँ से आएंगी, अब देखो जो भी तशरीहात हैं, लाइक लेट्स से अगर तुम क्लास 9th में हो तो तुम्हारे पास एक तशरीह होगी जिसकी लेंथ कोई भी हो सकती है, कोई भी अपनी मर्जी। अगर तुम क्लास 10th में हो तो उसकी 2 तशरीहात होंगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तुम क्या करो, जो भी तशरीहात है लेट्स से 5 लाइनों की आई हुई है, ठीक है, 5 क्लास 10th में नहीं आई, ये 5 लाइनों की छोटी आती है। अगर 5 लाइनों की आई है तो उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लेट्स से अगर 5 नंबर की थी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और अगर तुम क्लास 10th में हो तो 3 लाइनों की लेट से आ गई है तो तुम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 9, ठीक है, तुम 9 लाइन की लिखोगे। एंड बीच में ना तुम्हें कोई सा भी कॉल लिखना पड़ता है या फिर कोई भी शेर लिखना पड़ता है, वो कहाँ से आएंगे। अब तुम कॉल देखो, या फिर तो तुम कॉल किसी का याद करो, ठीक है, हर किसी के लिए, ये तो बहुत मुश्किल है। तुम क्या करो, जब भी तुम्हारा ऐसे 2 कॉल ऐड करो, ठीक है, शेर बहुत मुश्किल होता है याद करना, अपनी मर्जी से कर लेना अगर तुम्हें कोई याद आ जाता है, ठीक है। अब शेर कहाँ से करने ये भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जब हम वीडियो में पहुंचेंगे। तो क्या होगा, तुम्हें अब कॉल ऐड करना है। अब तुम कॉल कहाँ से ऐड करोगे, तुम लिखो किसी मुफक्किर ने कहा था, किसी मुफक्किर का कहना है बगौर मुफक्किर, ठीक है, उसके आगे 2 कॉलम लिखो और खुद मुफक्किर बन जाओ और अपनी मर्जी से कोई ऐड कर दो, क्योंकि चेकर को नहीं पता किसने कहा था ना, वो जाके चेक करेगा, ठीक है। लेट्स से अब ये नाम दो माली है। अब इसमें मैंने एक बार ऐड किया था कि किसी मुफक्किर का कहना है, अगर तुम, ठीक है, पता नहीं कुछ ऐसा था कि अगर तुम दुनिया में कामयाब होने चाहते हो तो लाइक पता नहीं कुछ ऐसा था, मैंने खुद से बनाया था, मैं तुम्हें अभी बना के देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से हम कहते हैं कि नामदेव माली मर गया, ठीक है, इसकी अब एंडिंग ऐसे हो गया। अब मुझे कोई शेर कहना है, ठीक है, शेर नहीं मकुला कहना है या फिर कॉल लिखना है, तो मैं कहूँगा किसी मुफक्किर ने कहा था अच्छे बंदों के दिन कम होते हैं, ठीक है। ऐसे एक, ये तो बहुत छोटा है, तुम्हें 2-3 लाइन तक ले जाना है एंड मार्कर से उसको हाईलाइट करके लिखना, एंड ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालना है। 2 तो एटलीस्ट अपने आप से बना के घुसा देना, ठीक है। अगर तुम क्लास 9th में हो, ठीक है, तो तुम 2 लगाना, क्लास 10th में तुम्हें 4 लगाने पड़ेंगे, 2 पहले में 2 आगे में, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें करना है। एंड इसकी लेंथ मैंने तुम्हें बता दी है, जितने भी लाइन हैं उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड उसके बाद जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें उसका डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक और पोर्शन तशरीहात वाला कवर हो गया। अब तशरीहात कहाँ से ली जाती हैं, ये तुम पास पेपर खोलोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। अब क्लास 9th का नया कोर्स है तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें पता नहीं कहाँ से मिलेगा। क्लास 10 तुम खोलो, वहाँ पे जो तशरीहात मोस्ट रेपिटेटिव है तुम वहाँ पे देख लेना, ठीक है, वहीं मोस्टली आ जाती है, ठीक है। 9th में भी ऐसा ही हुआ था,
अब 9th का कोर्स चेंज है। तो अब यहाँ पे हमारा एक और पोर्शन तशरीहात वाला कवर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जो है वो है हवाला शेर, मतलब हिस्सा शेर, हिस्सा गज़ल वाला। अब इसको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है, आई नो, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक ही कर देता हूँ, ठीक है। हवाला शेर और जो हिस्सा गज़ल है इनको इकट्ठे बयान करता हूँ। तो इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा सवाल नंबर 2, जो कि होता है आई थिंक इसका सवाल नंबर 2 होगा। अब तुम्हारे पास 2 शेर होंगे, ठीक है। 2 शेर करने होते, चॉइस होती है ना, तो एक गज़ल का शेर होता है, आई थिंक 2 होते हैं, ठीक, ठीक है। तो तुम्हें ऊपर लिखना है, अगर तुम शेरों की तशरीह कर रहे हो, नज़मों की, सॉरी, तो तुम क्या लिखोगे, हवाला शेर एंड 2 कॉलम लगाओगे। फिर अब तुम्हें लिखना है नज़म का उन्वान, ठीक है। अब नज़म का उन्वान जो भी नज़म से आई हुई है, उसके बाद उसका शायर का नाम। अब माखुज़ वाला वही सीन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। इस नज़म का उन्वान 2 कॉलम, शायर का नाम कॉलम, एंड उनका आगे उसका जो भी है जो बताया गया जो है, मतलब नज़म का उन्वान क्या है, शायर का नाम क्या है, उसको ऐड करोगे। एंड फिर आता है तशरीह, ठीक है। तशरीह लिखोगे एंड उसके कॉलम बराबर लिखोगे, एक लाइन लगाओगे। अब पहली 2 लाइनों में तुम्हें वो जो शेर दिया गया उसका लिखना होता है लफ्ज़ी मज़मून, ठीक है। मतलब वो शेर आखिर क्या कह रहा है, उसको छोटा सा उसका मानी लिखना पड़ता है 2 लाइनों में। अब 2 लाइनें जो ही कंप्लीट होगी, तुमने एक नया पैराग्राफ बनाना है एंड उस नए पैराग्राफ में, ठीक है, उस नए पैराग्राफ में तुम लिखोगे शायर का तारुफ। तो तुम्हें तारुफ लिखना पड़ेगा और 2 लाइनों का, जो कि ऑप्शनल है भाई, अपनी मर्जी से लिखना, ठीक है। और ये तुम्हारी मर्जी है भाई, लिखना चाहते हो, याद करना चाहते हो। अब वो याद कहाँ से करते हो तुम्हें आगे बताता हूँ, तो अपनी मर्जी से तुम याद करो, ठीक है। उसके बाद एक न्यू पैराग्राफ बनाओगे जहाँ पे तुम उस शेर की एक्चुअली में तशरीह करोगे। अब उसमें 2 शेर ऐड करने हैं, ये कहाँ से याद करने हैं ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, उसकी लेंथ क्या रखनी है वो तुम्हें बताता हूँ। तो लेट्स से अगर एक शेर आ चुका है, उसकी लेंथ तुम्हें एटलीस्ट यार 12 लाइन करनी है, 12 लाइन तो ले जाना। अगर ज़्यादा हो सकती हैं तो तुम 16 जाना, 18 लाइन भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी स्पीड स्लो है, 12 लाइन एटलीस्ट लिखना और 2 शेर ऐड करना। अब 2 शेर कहाँ से याद करने हैं वो तो मैं तुम्हें कहूँगा अपनी हेल्पिंग बुक से। अब हेल्पिंग बुक से किस तरह याद करना है, चलो इसकी भी बात करते हैं। तो देखो, तुम्हें अपनी नज़म ओपन करनी है और नज़म ऐसी होती है ना जिसमें कोई 2 शेर हर नज़म के शेर में आ सकते हैं। हम दो है, नात है, ठीक है, कोई और वहाँ पे 2 शेर ऐसे होते हैं। अब हर शेर ऐसा ही होता है जो हर नज़म के हर शेर में फिट हो जाता है। अब तुम्हें 2 ऐसे ढूंढ लेने हैं जो हर में फिट आते हैं और वो 2 तुम्हें अच्छी तरह याद कर लेने हैं। एंड जब तुम पेपर देने जाओगे वहीं 2 लिख के आ जाना। अब या तो तुम अपनी हेल्पिंग बुक से करो, या फिर वहाँ पे तुम्हें पसंद नहीं आ रहे तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक डालूंगा, अब वो तुम्हारी मर्जी है भाई, वहाँ से देखना चाहते हो या फिर नहीं, सीक्रेट ऐप है, वहाँ से तुम जाओ, वहाँ पे उसको डाउनलोड करो। कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो वहाँ से तुम जाना और उसको डाउनलोड करो एंड वहाँ पे आई थिंक हर तरह के शेर होते हैं, हर तरह के, ठीक है। एंड बिल्कुल 2 नंबर शेर नहीं होते, अच्छे शेर होते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद तशरीह करनी होती है, इसी तरह तुम्हें 12 लाइन तक ले जाना है। दूसरे शेर की भी ऐसी होगी। फिर आएगा हिस्सा गज़ल। अब हिस्सा गज़ल में क्या होता है, अब उसका आई थिंक मैंने नहीं बनाया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हवाला शेर की जगह तुमने लिखना पड़ेगा हवाला कलाम, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे नज़म का उन्वान है नहीं, वहाँ पे सिर्फ गज़ल ही है, तो तुम्हें क्या लिखना है, शायर का नाम, बस शायर का नाम जो भी है उसको ख़त्म करो एंड उसके कोई माखुज़ वगैरह भी नहीं होता, नहीं लिखना होता। तशरीह लिखोगे एंड देन तुम एकदम स्टार्ट कर दोगे, तो वहीं का वहीं करेगा। फिर पहले लफ्ज़ी मानी लिखोगे 2 लाइनों तक, शायर का तारुफ लिखोगे। अब वो कहाँ से याद करना मैं बताना भूल गया। तुम अब अपनी बुक खोलो, उसके पीछे एक शायर का इतना बड़ा या फिर मुसन्निफ़ का एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है। एंड अब तुम ओपन करो तो वहाँ पे 2-3 लाइनें ऐसी होंगी जो उसके इंट्रोडक्शन की होंगी, कि उनकी शायरी के इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वो शायरी करते थे, ठीक है, बाद में उन्होंने गज़ल की तरफ तवज्जो दी, उनकी गज़ल में ये पाया जाता है, और जो भी मतलब कादिर कलाम शायर ऐसे लाइनें होती हैं, तो तुम वैसा लिख सकते हो। अब वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है। तो देखो इस तरह तुम करोगे एंड यहाँ पे वहीं सेम गज़ल में वहीं होगा, 2 शेर लगाओगे एंड 12 लेंथ। अब हम लास्ट पोर्शन ऑफ वीडियो, फाइनली हम लास्ट पोर्शन तक आ गए हैं। अगर तुम देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, वरना चलो मूव करते हैं। अब लास्ट पोर्शन है, अब ये 9th क्लास वालों के लिए नहीं है, ये 10th क्लास वालों के लिए। तो आई नो मैंने कुछ पोर्शन 9th क्लास के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है एंड उसके लिए शायद से मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं 9th के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 10th क्लास के लिए ये लास्ट पार्ट है। लेकिन 9th क्लास के भी तुम देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लिखना कैसे और शेर और कहाँ से ढूंढना है। तो चलो, मजमून होता है लास्ट पार्ट, और ये होता है 15 नंबर का। इसको जितना
बड़ा लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स एक्सट्रैक्ट होंगे। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने मिसाल दी है इल्म के फ़ायदों से, ठीक है। इल्म के फ़ायदे की पहले तुम्हें लिखना है मजमून, फिर मिडल में लिखोगे इल्म के फ़ायदे। अब इल्म के फ़ायदे में तुम्हें कहाँ कितने पेज लिखने पड़ेंगे? इल्म के फ़ायदे नहीं, हर मजमून के लिए 5 पेज। अब 5 पेज क्यों लिखने? हर एक पेज का 3 नंबर होते हैं, तो 5 3 15 नंबर। तुम अगर पूरे नंबर स्कोर करना चाहते हो 5 6 लाइन 6 तक पेज भी जा सकते हो, वरना 5 पेज लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ तुम्हें। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर होती है उसकी बॉडी, फिर होता है एंडिंग। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब इंट्रोडक्शन। इनके फ़ायदे का तुम लेट से तुम इनके फ़ायदे लिख रहे हो, तो उसका इंट्रोडक्शन दो। इनके फ़ायदे है क्या, इसका मतलब क्या है, कहाँ से लफ्ज़ निकला है, ठीक है। और फिर तो आएगी बॉडी। बॉडी में जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिल में है या फिर तुमने पढ़ी हुई है इल्म के बारे कि इल्म से ये होता है, वो होता है, चोरी नहीं हो सकता, किन लोगों ने इल्म हासिल किया और क्या क्या किया, वो तुम डालोगे। इत्तिदाम करोगे कि हमें इल्म हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और इससे क्या क्या फ़वायद हैं। एंड ये एंडिंग इस तरह होती है। एंड बीच में तुम्हें हर पेज में एक शेर और एक कॉल ऐड करना होता है। कॉल मैंने बताया है कि तुम अपनी मर्जी से बनाओगे, एंड ये चीज़ तुम्हें लिखनी है बकौल शायर, बकौल मुफक्किर, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। अब शेर कहाँ से याद करना है? जैसा कि मैंने बताया, हेल्पिंग बुक से कर सकते हो, वरना गूगल से कर सकते हो, क्रोम से कर सकते हो, ठीक है, वरना मैं ऐप डाल दूंगा, वहाँ पे तुम देख लेना। अब इसी तरह तुम्हें एक पेज लिखोगे, उसमें एक शेर एक कॉल, और वो मिड में लिखना पड़ता है। अब एक ऐसी चीज़ बताता हूँ ना, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। तुम हर मजमून के लिए एक ऐसा शेर है जो हर मजमून में फिट हो सकता है। अब वो आई थिंक उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उसको वहाँ पे तुम देख सकते हो। वो शेर तुम्हें मजमून जो ही स्टार्ट होना है ना, वहाँ पे लिख दो। वो आई थिंक मजमून के बारे में है कि मजमून मोती पता नहीं कौन सा था, मुझे भूल गया, ठीक है। वो तुम्हें हर मजमून के स्टार्ट में लिखना है, हर मजमून के स्टार्ट में। फिर तुम पहला पेज लिखोगे, उसमें एक शेर और एक कॉल, फिर दूसरा पेज, उसमें एक शेर एक कॉल, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, 5वां पेज। अगर तुम 4 पेज भी जाते हो ना, ठीक है, 4 पेज भी बहुत बड़ी बात है। स्पीड अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम 4 पेज चले जाओ, वरना 5 पेज एटलीस्ट खींच के जाना, ठीक है, अगर तुम्हें 15 नंबर चाहिए। तो मैं थक चुका हूँ अब बोल के। इतनी आई थिंक ये पता नहीं कितने मिनट्स की होगी वीडियो, लेकिन इसमें मैंने हर एक चीज़ को डेप्थली बयान किया है। आई डोंट थिंक सो मैंने कोई चीज़ बाकी छोड़ी है। एंड ये कंप्लीट गाइड थी। एंड बाकी अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं 9th क्लास के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। बाय।